हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी PT 365 की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ई लोक अदालत न्यूज में इसलिए था, आप सबको पता है कोविड की वजह से क्या हुआ, जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा मतलब कि ठहर गए, तो इसलिए क्या है, लोक अदालत को वर्चुअली लेके गए, डिजिटली लेके गए और ई लोक अदालत के प्लेटफॉर्म को बनाया गया। फाइन। इन द पीरियड ऑफ टर्बुलेंस कोज्ड बाय पेंडेमिक, तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने क्या किया, एक न्यू नॉर्मल को अडेप्ट किया और लोक अदालत को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लेके गए, जिसको हमने ऑनलाइन लोक अदालत बोला या फिर हम ई लोक अदालत भी बोल सकते हैं। फाइन। तो अगर ई लोक अदालत के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सभी जो स्टैटिक पार्ट है यही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। ई लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया 15 स्टेट्स में किया गया, सो दैट हम क्या कर सके, जून से अक्टूबर तक के बीच में नियर पॉइंट 2.51 लाख केसेस को डिस्पोज कर सके। फाइन। जो लोक अदालत है वो एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखो हम वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको कितनी बार डिस्कस किया है डेली करंट अफेयर्स में, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मेडिटेशन, निगोसिएशन, ये सब क्या है, ये दे आर द मेथड्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। मतलब ये आप आउटसाइड द कोर्ट क्या कर लो, अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करो। ठीक है, ये इसका एम क्या है, जो भी डिस्प्यूट्स पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज में, हम क्या करें, उनको सेटल डाउन कर ले आउटसाइड द कोर्ट विदाउट एनी एक्सपेंस। मतलब कि आपको पता है कोर्ट कचहरी में जाओगे, वहां पे डिस्प्यूट्स को सोल्व करने में काफी ज्यादा खर्चा आता है, टाइम। सो हम इस एक्सपेंस को बचने के लिए और इवन की कोर्ट पे जो इतना केसेस का जो बर्डन है, पेंडिंग केसेस का बर्डन है, उन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमने लोक अदालत को लेके आए थे। ठीक है, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी स्टेटस है इनको अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में। अब इनकी कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है जो कि चेयरमैन होता है, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो लॉयर होता है या फिर सोशल वर्कर होता है। फाइन। इसका काम ये है, मैंने आपको बता दिया कि सो दैट जो कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनके बर्डन को रिड्यूस कर सके, स्पेशली जो लॉन्ग पेंडिंग पड़े हैं केसेस बिटवीन द पार्टीज। अवार्ड का मतलब क्या होता है, जो लोक अदालत क्या करता है, फाइनल जो अपनी जजमेंट देता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवार्ड। फाइन। तो अवार्ड जो होता है उसमें जो सिविल कोर्ट की पावर होती है और वो फाइनल होता है, एंड ये बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज पे, और इसकी अपील आप नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है अबाउट लोक अदालत, वो यही है कि सबसे पहले कि ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है, किस एक्ट के अंडर है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं। इसके अलावा कोई भी अपील इसकी अगेंस्ट आप किसी कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या, जो छत्तीसगढ़ है वो पहली स्टेट बनी है जिन्होंने क्या किया है, स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत को क्या किया, इनऑग्रेट किया। फाइन। तो यू शुड नो द नेम ऑफ दैट स्टेट हु इनॉग्रेट्स द ई लोक अदालत एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इज दैट। फाइन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, क्या मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, एरियर एक मैकेनिज्म होता है सो दैट हम डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके आउटसाइड द कोर्ट, हम कोऑपरेटिवली काम करके क्या कर सके, एक बेस्ट फाइनल रिजल्ट पे पहुंच सके जो दोनों पार्टीज के लिए बेस्ट हो। ठीक है, ये इसका काम क्या अभी बताया, सो दैट वी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन कोर्ट्स, और वाइल डिलीवरिंग और हम बेस्ट जजमेंट प्रोवाइड करके आपको क्या कर सके, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है बिटवीन द डिस्प्यूट, उनको हम एक बेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सके और कोर्ट्स का जो बर्डन है उसको भी हम रिड्यूस कर सके। फाइन। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो 1987 में पास हुआ था, जिसका एम था कि किस तरह से हम डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर सेटल डाउन करें टू एनकरेज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और इसलिए न्यू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1996 में, ताकि हम डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उनके साथ डील कर सकें। फाइन। इंडिया में जो आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो किस बेसिस पे एस्टेब्लिश है, आपको पता हो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अंडर ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसके अलावा जो DPSP हमारे दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी बात करते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, जो कि आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, सो दैट हम अपने जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उनको अचीव कर पाए। अभी मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के 4 वेज हैं, सो दैट वी कैन रिसोल्व आवर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। फाइन। सबसे पहला है, देखो आर्बिट्रेशन होता है। देखो आर्बिट्रेटर में क्या होता है, अगर आप A और B में डिस्प्यूट हो तो बीच में जो C बंदा है वो आपके डिस्प्यूट को रिजोल्व कराएगा, लेकिन वो एविडेंसेस के बेस पे क्या करेगा, आपके डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा, और फाइनल वो जो जजमेंट देगा, बोले तो आर्बिट्रेशन अवार्ड, वो क्या होगा, बाइंडिंग हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है वो क्या होता है,
बाइंडिंग होता है, ठीक है, और ये एविडेंस को कंसीडर करता है। निगोशिएशन का मतलब क्या है, आप ए और बी में डिस्प्यूट और आप दोनों क्या कर लो, आपस में बातचीत करके क्या कर लो, एक डायरेक्टली एक सोल्यूशन पे आ जाओ, सो दैट ये आप दोनों का वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है। फाइन। कंसिलेटर क्या होता है, ये कुछ लॉ को एक्सप्लेन करता है, इसमें भी क्या होता है, सी बनता होता है, वो आपके सामने लॉज को एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा कुछ आपको रिकमेंडेशन देगा, लेकिन जो रिकमेंडेशन होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो यू शुड नो कि इसकी जो रिकमेंडेशन होगी वो क्या होंगी, नॉन बाइंडिंग होगी। फिर इसके बाद क्या होता है, फाइनल जो मीडिएशन क्या होता है, जैसे आप दोनों दोस्त में का बीच का जो लड़ाई है और सी जो आपका एक तीसरा दोस्त है वो आप दोनों में एक लड़ाई को सोल्व कर देगा, ठीक है। ये सिंपल आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट दिस 4 ADR, दैट इज द आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन एंड द मीडिएशन। फाइन। अब इसके अलावा कुछ और भी न्यूज थी जो इससे से रिलेटेड है और हमने इनको डेली करंट अफेयर्स में सब कुछ डिस्कस किया है। फाइन। सर क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021, इसको अभी प्रोमलगेट किया गया। फाइन। अमेंडमेंट्स क्या करें, हम क्या अमेंड करने की बात कर रहे हैं इस लॉ, इस एक्ट में। देखो इस पहले क्या होता था, जो अभी हमने क्या बोला कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है और इसकी अपील भी नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर अपील हो जाती थी, अगर अपील भी फाइल हो गई है, लेकिन वो जो उसकी जजमेंट थी वो तब तक एनफोर्स में रहती थी जब तक अपील की जजमेंट ना आ जाए। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो पहले क्या था, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड तब तक एनफोर्समेंट भी थी, इवन अगर आपने अपील भी फाइल कर दिया अगेंस्ट द कोर्ट। अभी क्या किया है, अब अमेंड करके क्या कर दिया, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रॉड होता है या फिर वो करप्ट होते हैं, इसलिए क्या कर दिया, जो अनकंडीशनल स्टे या जो अनकंडीशनल में एनफोर्समेंट करते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को, उसको अभी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब कि थोड़ा ठहर दिया। राइट। इसके अलावा हमने क्या किया, पहले क्या होता था गाइस, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि प्रपोज किया गया अंडर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, इसके अंडर जो भी आर्बिट्रेटर्स मतलब कि जो आपके डिस्प्यूट को सोल्व कर रहे हैं या जो थर्ड पर्सन जो आपके डिस्प्यूट को देख रहा है, उसकी कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉर्म्स थे। फाइन। लेकिन अभी क्या कर रहा है, और वो किस एक्ट में थे, वो इस एक्ट के 8 शेड्यूल में मेंशन थे। अभी क्या किया, अमेंड करके इस एक्ट का 8 शेड्यूल रिमूव कर दिया जिसमें कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशन थी। फाइन। अब क्या करें, नाउ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, जो भी स्पेसिफाई किया गया था रेगुलेशन विच विल फ्रेम बाय इंडिया, उसको रिमूव कर दिया गया। मतलब सिंपल बात ये है कि अब जो आपका डिस्प्यूट सुनेगा उसकी क्वालिफिकेशन अब मैंडेटरी नहीं है। राइट। इसके अंदर क्या आता है, 8 शेड्यूल के अंदर जो आर्बिट्रेटर होगा उसके 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो वो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर 10 साल एक्सपीरियंस का एडवोकेट होना चाहिए, या फिर वो ऑफिसर होगा किसका, इंडियन लीगल सर्विसेज। अगर यही दोनों आर्बिट्रेटर होगा वही आपके केस को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी इस शेड्यूल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए रिमूव कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये फॉरेन आर्बिट्रेटर को बेनिफिट करेगा। क्यों, क्योंकि अब हमने कुछ क्वालिफिकेशन थी उनको रिमूव कर दिया। इसके अलावा जो और पार्टीज है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू सीक एन अनकंडीशनल स्टे ऑन एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। क्योंकि अभी हमने क्या बोला, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते थे जो क्या करते थे, फ्रॉड और करप्शन से भरे हुए होते थे। अगर अब अनकंडीशनल जो स्टे था वो लगा दिए तो इससे क्या होगा, उन पार्टीज को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइन। अब हमने क्या भी इसके बारे में पढ़ा ना, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो हम इनके बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो गाइस, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसके अंडर हमने क्या किया था कि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी को सेटअप करना है, दैट इज द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फाइन। सो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 में क्या हुआ, हमने आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको एस्टेब्लिश किया। फाइन। इसका काम क्या है, जो डिफरेंट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्रेड करके, जैसे आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उनको जो NAAC बॉडी है वो ग्रेडिंग करती है, उसी तरह जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग करती है। फाइन। और उन आर्बिट्रेटर्स को एक्रेडिट करती है, मतलब कि जो डिफरेंट जो एडवोकेट्स हैं जो इसके अंडर हैं उनको भी ग्रेडिंग करती है, एक तरह से रेटिंग देती है। फाइन। इनको जो हेड करता है वो चेयरपर्सन करता है, जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर वो चीफ जस्टिस रह चुका हो हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर कोई भी एमिनेंट पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फाइन। तो आपको पता होना चाहिए इट इज हेडेड बाय, मतलब कि इस मतलब कोई एमिनेंट पर्सन के द्वारा इसको हेड किया जाना चाहिए जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो लॉ वगैरह की। फाइन। इसके अलावा इसमें 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं फ्रॉम अमंगस्ट, मतलब कि वो भी जो 2 मेंबर्स होते हैं वो भी एमिनेंट आर्बिट्रेटर प्रैक्टिशनर्स होते हैं,
या एकेडमिशियंस होते हैं। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का, कॉमर्स इंडस्ट्री का, जिसको नॉमिनेट किया जाता है रोटेशनल बेसिस पे एज अ पार्ट टाइम मेंबर, राइट। इसके अलावा जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर है, जो कि एक सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं किसके, इसी के ही अर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो इसके एक्स ऑफिसर मेंबर, ठीक है। तो गाइस ये इसकी कंपोजिशन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, फाइन। इसके अलावा क्या हुआ है, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ये अभी फोर्स में आया है। इस कन्वेंशन को हम यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द कन्वेंशन। ये पहली यूनियन की ट्रीटी है जिसको नाम रखा गया सिंगापुर के नाम, राइट। देखो यू शुड नो, ठीक है, कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कम्स कब आया फोर्स में, और ये यूएन की ही बॉडी है, ठीक है। नाम इसका सिंगापुर पे, लेकिन इसका जो बॉडी है वो यूएन की ही बॉडी, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है वो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स पे अप्लाई होता है, जो मीडिएशन के थ्रू, मतलब कि इंटरनेशनल भी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना इस तरह से, तो उनको भी डिस्प्यूट्स को अगर आपको आउटसाइड द कोर्ट सॉल्व करना है तो आप इस मेथड्स के थ्रू, इस प्रिंसिपल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, which is concluded by parties to resolve, so that आप जो ट्रेड या कॉमर्स के डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व कर सको, फाइन। ये इसका एम ये कि हम क्या कर सके, तो बिजनेसेस हैं उनको अलाउ कर सकें कि अगर आपके अक्रॉस बॉर्डर्स कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मतलब कि मीडिएशनली आप सेटल कर सको बाय अप्लाइंग डायरेक्टली टू द कोर्ट्स ऑफ कंट्रीज दैट हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी। मतलब कि जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनके बीच में कोई इस तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो आप डायरेक्टली इन कंट्रीज की कोर्ट्स में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। करंटली इस कन्वेंशन के 53 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं, इंडिया भी है, चाइना भी है, यूएसए भी, तो उन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। इस कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो कोई सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स है उसको ईजी बना के रखती है, मतलब कि फैसिलिटेट रखती है, बना रहे, और सो दैट पार्टीज के अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो वो ईजिली क्या कर सके, मतलब कि सोल्व कर सके, उनमें जो डिस्प्यूट्स हो सेटल डाउन कर सके अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, बिजनेसेस को बेनिफिट मिलता है फ्रॉम मीडिएशन एज एन एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन, क्योंकि उनके पास एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन है टू लिटिगेशन एंड प्रेशर, सो दैट वो अपने क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ईजिली क्या कर सके, डिस्कस कर सके। इससे क्या होगा, उन कंपनीज की भी टाइम और लीगल कॉस्ट भी सोल्व होती है। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, इससे हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बूस्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कंपनीज हैं उनको ईजिली क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्व के मेथड उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि इंडिया इज वेरी कमिटेड कि अगर आपको इंडिया क्या है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है ऑन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो गाइस अगर किसी भी यूएन ट्रीटी का अगर इंडिया पार्ट होता है तो इसका एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वी कैन अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज कि हाँ कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो फॉरेन ट्रीटीज और फॉरेन कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और जो कंसेप्ट न्यूज में थे हम ये पढ़ लेते हैं। न्याय बंधु ऐप, अभी क्या न्याय बंधु ऐप को लिस्ट किया गया किस पे, उमंग ऐप में। देखो इसका पता होना चाहिए, न्याय बंधु ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में, ताकि हम क्या कर सके, जो बड़े टाइम से जो लीगल टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क, हम एक ऐसा रूल बना सके सो दैट हम कुछ डिपेंड प्रो बोनो लीगल सर्विसेज को हम अक्रॉस द कंट्री क्या कर सके, डिस्पेंस कर सके, मतलब स्प्रेड कर सकें, ठीक है। ये क्या करता है मेनली, एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो न्याय बंधु ऐप है वो 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा एस्टेब्लिश किया था ताकि हम अक्रॉस द कंट्री फ्री लीगल सर्विसेज को स्प्रेड कर सके, ठीक है। प्रो बोनो का मतलब होता है फ्री सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सकें। ये करते हैं जो एडवोकेट्स हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि अभी वो इतना मतलब कि वो नहीं एक्सपीरियंस है, ये क्या करते हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं जो फ्री वर्क में इंटरेस्टेड हैं उनको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जो एलिजिबल मार्जिनलाइज एंड वनर, मतलब कि जिनके केसेस फंसे हुए हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो यार पैसा खर्च के केस को मतलब कि सोल्व करें, तो उनको क्या करेगा, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे वल्नरेबल बेनिफिशियरी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। जो फ्री लीगल सर्विसेज हैं उसका एम यही है कि सो दैट हम क्या कर सके, लीगल असिस्टेंस दे सके फ्री ऑफ कॉस्ट में एट मिनिमल कॉस्ट, सो दैट हम क्या कर सके टू जो अब मतलब कि जो पैसे को खर्च नहीं कर पाता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लीगल सर्विसेज में क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, तो लीगल फ्री लीगल सर्विसेज का एम है। फिर फ्री लीगल एड एंड असेस जस्टिस हमारे अंडर आर्टिकल 39A में भी गिवन है, दैट इज DPSP के अंडर, ठीक है। उमंग ऐप को भी 2017 में लॉन्च किया गया था सो दैट हम कुछ गवर्नमेंट के जो मेजर सर्विसेज हैं उनको एक सिंगल मोबाइल ऐप पे लेके आ सके, जिसका यही था कि हम क्या कर सके, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उनको सिटीजन्स तक मोबाइल फोन तक क्या कर सके, मोबाइल फोन के थ्रू उनको असेसिबल करा सकें, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव था ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके अंडर नियर अबाउट 660 सर्विसेज हैं 127 डिपार्टमेंट्स की,
और 25 स्टेट्स और नियर अबाउट 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस या इस प्लेटफॉर्म पे है। फाइन, तो देख सकते हो कि आप कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने 7 सर्विसेज किसकी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की उमंग ऐप पे इंट्रोड्यूस की है। और इसमें जो सर्विसेज कौन कौन सी है, करंट वेदर वार्निंग, टूरिज्म फोरकास्ट, इस तरह की जो सर्विसेज है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसको क्या किया इसमें इंट्रोड्यूस किया है। फाइन, नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस पिटीशन। देखो गाइस, आपको पता है आर्टिकल 32 अभी क्या है, हैबियस कॉर्पस का मतलब कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ। फाइन, रिसेंटली क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की ये जो पेटिशन है उसको रिजेक्ट की फॉर इमीडिएट रिलीफ। देखो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यू मस्ट हैव द बॉडी। दिस जो पेटिशन को फाइन किया जाता है वो अंडर आर्टिकल 32 किया जाता है बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, अथॉरिटी को, जिसको आपने डिटेन किया है, उस पर्सन को आपको कोर्ट के सामने लाना है। ठीक है, इस पिटीशन से क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, उस डिटेंशन की वैलिडिटी को, मतलब कि आप पुलिस ऑफिसर हो या कुछ भी हो, आपने किसी बंदे को अरेस्ट किया, फाइन, अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो अरेस्ट कितना वैलिड है वो तो कोर्ट ही डिटरमिन करेगी ना। तो हैबियस कॉर्पस का में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को अगर डिटेन कर रहे हो, बुक कर रहे हो, आइदर अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन और अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको कोर्ट के आगे उसको लेके जाना है, सो दैट कोर्ट ये डिटरमाइन कर सके कि अगर आपने कुछ उस बंदे को डिटेन किया है तो वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस रिट क्या है, एक इट्स अ बुलवाक ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि आप किसी एक इंडिविजुअल की जो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी, उसको नहीं छीन सकते। ठीक है, तो इट इज अ बुलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन। फाइन, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। फाइन, नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अ पर्सन, देखो इसमें क्या होता है, जिस पर्सन पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं वो क्या करता है, प्रोसिक्यूशन के साथ निगोशिएट करता है कि उनको पनिशमेंट थोड़ी कम कर दो, दैट व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग मतलब, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, बार्गेन मतलब बार्गेनिंग करते हो कि यार 100 रुपए की चीज मुझे 50 रुपए में दो। ठीक, तो सिंपल बात ये है कि जो पर्सन जिसको पता है उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और अगर उसको गिल्ट फील हो रहा है तो वो क्या करता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है जो सजा दे रहा है उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को आप 10 साल की सजा ना देके मुझे 7 साल की सजा दे दो। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है टू गिव मी अ लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ। ठीक है, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में एज अ पार्ट, और इसको कैसे अमेंड किया गया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करके इसको 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये कब इनिशिएट किया जाता है, ओनली बाय द एक्यूज्ड। फाइन, एक्यूज्ड के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाता है, लेकिन इसको आप कहाँ यूज नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेथ सेंटेंस में, लाइफ सेंटेंस में, या फिर जो प्रिजन टर्म अबव 7 ईयर्स, वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि 5 साल तक की सजा में आप इसको यूज कर सकते हो, 7 साल से ऊपर की सजा, उम्र कैद और फांसी की सजा, इन सब में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट है राइट ऑफ, मैं यही सही में जा रही हूँ क्या, लेट मी सी। नेक्स्ट है राइट टू शेबाइशिप। ठीक है, अब देखो शेबाइशिप का राइट क्या होता है, इट मीन्स राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ डीटी इन द पोजीशन ऑफ अ ट्रस्टी। देखो गाइस, आपको पता है, देखो जो हमारे भगवान होते हैं, ठीक है, तो आप मंदिर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो कोई ट्रस्ट से बने होते हैं, तो शिबायत राइट क्या होता है, उस ट्रस्टी के क्या होता है, कुछ राइट होता है कि वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, चाहे उसके जैसे आप शिरडी देख लो कितना वहाँ पे चढ़ावा चलता है, जो बड़े बड़े मंदिर हो गए कितना चढ़ावा चलता है, सो उनके पास अपना राइट है कि वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो ये राइट्स हैं त्रवणकोर रॉयल फैमिली के इन द पद्मनाभ टेम्पल केस में। फाइन, शिबायत क्या होता है, ये उस प्रॉपर्टी के क्या होता है, मैनेजर होते हैं और इनके पास कस्टडी होती है किसके, प्रॉपर्टी के भी और आइडल के भी, मतलब कि जिस भगवान का मंदिर है और जो प्रॉपर्टी, उन सबका कस्टडी होता है। इनका कोई भी लीगल क्लेम नहीं होता प्रॉपर्टी पे, विच इज बिलीव टू ओनली टू रेस्ट द ड्यूटी। फाइन, नेक्स्ट है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को बोला है कि आप विटनेस प्रोटेक्शन को कंसीडर करो इन केसेस अगेंस्ट एमपीज एमएलएस अंडर द स्कीम। मतलब कि एमपीज एमएलएस ने जो क्राइम किया हुआ है, अगर इन क्राइम के अगेंस्ट कोई विटनेस आता है कि भी नहीं यार हाँ उसने वो क्राइम किया है, तो भी एमपीज और एमएलए की तो पावर इतनी है कि उस विटनेस को एक रात में उठवा दे, जैसा आप फिल्मों में देखते हो, ठीक है, उसको मार डालेंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोर्ट्स को कि आप उन विटनेस को प्रोटेक्ट करो, स्पेशली उन केसेस में जो एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि हम जो विटनेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं।
सो दैट कहीं उनको थ्रेट ना हो, उनकी लाइफ को थ्रेट ना हो, ठीक है। और हम कुछ इसमें कैसे लेते हैं, हम उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उनके देर रीलोकेशन, अगर उनकी जगह वो यहाँ घर रह रहे तो उनको रीलोकेट करते हैं, या वहाँ पे कुछ उनके लिए सिक्योरिटी इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, मतलब स्पेशली उनकी फैमिली को भी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी कोर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए कोर्ट रूम उनको यूज करते हैं, राइट। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया था कि ये हर एक इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं उनके लिए बाइंडिंग है। ये इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड भी, सो दैट इस स्कीम के एक्सपेंसेस को पूरे करोगे। अब देखो आप इतना काम करोगे, सिक्योरिटी दोगे या उनके लिए प्रोटेक्ट करोगे या मतलब कितना कुछ करोगे, तो आपके पैसे तो लगेंगे ना, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा ना। तो इसमें क्या है, हर एक स्टेट को विटनेस प्रोटेक्शन फंड भी दिया हुआ है, सो दैट आप इस फंड को यूज करके इस स्कीम में से पैसा खर्च कर सकते हो। मल्लीमात कमेटी 2003 आई थी जिन्होंने बोला था कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट दिस कमिटी कि ये कमिटी किससे रिलेटेड है, ठीक है। इट इज कमिटी रिलेटेड टू विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट 5th पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्शन। तो हमारे 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।